जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हीरा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोगों ने क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है उसकी शुभारंभ हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था भारत संसाधन एवं उपयोग, उसको हम लोग अच्छे से स्टार्ट किए थे और उसमें जिसमें हम लोगों ने संसाधन को बहुत अच्छे से समझ लिया था। और आज ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है, उसमें जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास में चलते हैं और समझते हैं उसके आगे के टॉपिक्स को। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस बैच के बारे में आप लोगों को जान रहे हैं, प्रारंभ बैच है। इसमें बिहार बोर्ड की तैयारी अब हीरा क्लासेस की जिम्मेदारी होने वाली है और हम लोगों का जो क्लास रहेगा यूट्यूब चैनल में हीरा क्लासेस में, सभी क्लासेस आप लोगों को हीरा क्लासेस में मिलेगा। ठीक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हम लोग क्लास में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोगों ने ज्योग्राफी को जो स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसमें हम लोगों ने संसाधन को अच्छे से समझ लिया था और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध भी समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण समझते हैं पूरे अच्छे से। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, हम लोगों ने संसाधन को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब संसाधनों का वर्गीकरण समझेंगे कि संसाधनों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, कितने आधार पर किया गया है। तो संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों को निम्न 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर। तो पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। दूसरा आधार क्या है, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा आधार है विकास की स्थिति के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। इन सभी संसाधनों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी अलग अलग करके 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। लेकिन संसाधनों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया। इन सभी संसाधन जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब कुछ समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को क्या कहा गया, कौन कौन से आधार पर बांटा गया। ठीक, तो सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्स। क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स। ठीक, तो जैव संसाधन किसे बोलते हैं, वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो सजीव हो, जिसमें जीवन है, जो जिंदा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव संसाधन बोलते हैं। तो क्या है जैव संसाधन, कोई संसाधन कैसे उत्पन्न हुआ है, कोई संसाधन कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे बना है। ठीक, अगर वह ऐसे बना है कि उसमें जीवन है, वह सजीव है, उसमें जान है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव संसाधन बोलते हैं। जैव संसाधन किसे बोलते हैं, ऐसा संसाधन, कोई संसाधन कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे बना है। अगर वह संसाधन ऐसे बना है कि उसमें जीवन है, वह जिंदा है, वह सजीव है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैव संसाधन बोलते हैं। जैव संसाधन मतलब सजीवों को ही जैव संसाधन बोला जाता है। जैसे में उदाहरण के लिए है, जैसे मछली है या मनुष्य है। मछली में जीवन है, वह सजीव है, वह जिंदा है, इसीलिए इसको जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। जीव जंतु भी सजीव होते हैं, उसमें जीवन होती है, इसीलिए जीव जंतु को जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उसमें जीवन होती है। ठीक, इसीलिए पेड़ पौधे को भी सजीव
जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। तो जैव संसाधन किसे बोलेंगे? वैसा संसाधन जो सजीव हो, जिसमें जीवन हो, जो जिंदा हो, उसे जैव संसाधन बोलेंगे। मतलब जीवित वस्तुओं को, सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहा जाता है। मतलब जैसे कि मछली हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इन सभी संसाधनों को जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया। अब क्या है, उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा संसाधन है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब हुआ कि कोई संसाधन कैसे उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस आधार पर संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन किसे बोलते हैं? अजैव संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्स। मतलब अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या है? अजैव संसाधन क्या है कि वे संसाधन जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं होते हैं, जो मरे हुए, उसे अजैव संसाधन बोलते हैं। अजैव संसाधन किसे बोलते हैं? वे संसाधन, वैसा संसाधन जो निर्जीव है, जो जिसमें जीवन नहीं है, वो उसे अजैव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वे संसाधन या वैसा संसाधन जो इस प्रकार उत्पन्न हुए, जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई है कि उसमें जीवन नहीं है, वो मरे हुए, उसमें जीवन नहीं है, उसमें जान नहीं है, वो निर्जीव है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अजैव संसाधन बोलेंगे। ठीक, अजैव संसाधन उदाहरण के लिए क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या सूर्य का प्रकाश में जान होती है? नहीं होती है, वह निर्जीव होते हैं। पानी भी निर्जीव होता है। पत्थर भी निर्जीव होता है, उसमें जान नहीं होती है, बेजान होता है, इसीलिए इसे अजैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने दो संसाधन को पढ़ा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे बोलते हैं? वैसा संसाधन जो सजीव है, जिसमें जान होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गई। और दूसरा क्या है? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसमें जो निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होती, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे क्या? सूर्य प्रकाश, पत्थर, पानी, इन सभी को, कुर्सी, इन सभी को अजैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती। ठीक, और इस उत्पत्ति के आधार पर आप लोग समझ गए हैं। अब चलते हैं दूसरा आधार, उपयोगिता के आधार पर। दूसरा आधार क्या है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर मतलब हो गया कि कोई संसाधन का उपयोग किस प्रकार होता है और वह उपयोग होने पर समाप्त होता है या नहीं होता है, इस आधार पर संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि उपयोगिता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो पहला है संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जो जिसका उपयोग करने पर वह खत्म ना हो, वह कभी खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय मतलब संसाधन बोलते हैं। वैसा संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः मतलब नया या बार बार बनाया जा सकता है, उसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी ख़त्म ना हो, जो जिसका उपयोग करने पर कभी ख़त्म ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः मतलब नया नया या फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका उपयोग करने पर वह कभी ख़त्म ना हो, उसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें बार बार प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे में क्या है? उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग जितना कर ले, सौर ऊर्जा का कितना ही उपयोग कर ले, तो वह कभी ख़त्म होगा नहीं। रात होगी फिर सुबह होगा, रात होगी फिर सुबह होगा, फिर उसी प्रकार से सौर ऊर्जा प्राप्त करेंगे हम लोग, तो वह कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। दूसरा क्या है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी उसी प्रकार है। हवा का भी उपयोग हम लोग कितना ही कर ले, कितना ही हवा का उपयोग कर ले, वह कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। जल हो गया, वन हो गया, इन सभी को नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। मतलब वे सारे संसाधन जो हमें लगातार मिलते रहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या हो गया? सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, इन सभी संसाधनों को हम लोग जितना उपयोग करेंगे वह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
उसी प्रकार क्या है अनवीकरणीय संसाधन, जो उपयोगिता के आधार पर दूसरा संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग एक बार कर लेने पर उसे फिर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक बार समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग अगर एक बार कर लिए वह समाप्त हो गया, उसके समाप्त हो जाने पर इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक, अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका उपयोग अगर एक बार हम लोग कर लिए तो उसको उस प्रक्रिया को पूरा होने में फिर लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक, अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं। ठीक, अनवीकरणीय संसाधन जैसे में क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, इन सभी का उपयोग अगर हम लोग एक बार कर लेते हैं तो उसे फिर से उपयोग नहीं कर पाते, एक बार उपयोग करने पर वह खत्म हो जाता है, उसका उपयोग फिर से नहीं कर पाते हैं। ठीक, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। मतलब पुनः चक्रीय और अचक्रीय, आइए समझते हैं पुनः चक्रीय और अचक्रीय क्या होता है। ठीक, जैसे में क्या है, पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, और दूसरा क्या है, अचक्रीय। ठीक, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय क्या होता है कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम कर लेते हैं, ठीक, उसे फिर से रिसाइकिल द्वारा, मतलब फिर से उसको गला कर यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग फिर से कर सकते हैं। जैसे में क्या हो गया, धातु, धातु जैसे लोहा हो गया, कोई लोहा है उसका मतलब कोई सामान का उपयोग कर लिए हम लोग, फिर से अगर उसका उपयोग करने पर अगर वह सामान अगर पुराना हो गया या टूट गया, उसका उपयोग अगर फिर से करना हो तो उसे हम लोग भट्ठी में डाल के उसको गर्म करके गला कर उसका उपयोग फिर से कर सकते हैं। लेकिन अचक्रीय ऐसा संसाधन, अचक्रीय ऐसा होता है कि उसका उपयोग अगर एक बार कर लिए और उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो, इन सभी चीज़ों का अगर एक बार उपयोग कर लिए हम लोग, प्राकृतिक गैस का उपयोग एक बार कर लिए, उसका यूज कर लिए, तो वह ख़त्म हो जाता है और उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो पुनः चक्रीय वे चक्रीय मतलब अनवीकरणीय संसाधन होता है जिनका उपयोग हम लोग एक बार कर लिए, लेकिन फिर से उसी चीज़ को हम लोग गलाकर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अचक्रीय वैसा होता है कि जिसे हम लोग एक बार उपयोग कर लिए वह ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसका उपयोग दोबारा हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें जैसे हो गया लोहा हो गया, धातु में लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सभी चीज़ों को पुनः चक्रीय के अंतर्गत रखते हैं। और अचक्रीय के अंतर्गत क्या हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोई ईंधन है, उसके बाद या कोयला हो गया, इन सभी चीज़ों को अचक्रीय के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वही अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, एक बार उसका उपयोग कर लेने पर वह समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, इन सभी को नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत उसे रखते हैं जो एक बार समाप्त हो जाता है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे में प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, ठीक, ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, इन सभी को अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसका तीसरा आधार क्या है। ठीक, तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर। तीसरा आधार क्या है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार का मतलब क्या हो गया, स्वामित्व के आधार का मतलब क्या हो गया कि कोई संसाधन का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, उस आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया है।
पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या है सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो है, पहला है व्यक्तिगत संसाधन मतलब इंडिविजुअल रिसोर्स, पर्सनल रिसोर्स। ठीक, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक, या किसी एक व्यक्ति के परिवार का अधिकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। क्या कहता है कि वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या किसी एक परिवार के क्षेत्र के अधिकार में होता हो। ठीक, वैसा संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या व्यक्ति के कोई समूह का अधिकार हो, जैसे उस व्यक्ति का कोई समूह है उसका अधिकार हो, या किसी उस व्यक्ति का कोई परिवार है जैसे भाई बहन माता पिता इन सब का अधिकार हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। ठीक, जैसे में कोई साइकिल है या कार हो गया, ठीक, कार है, गाड़ी है, ठीक, कोई व्यक्ति का पर्सनल कार है, गाड़ी है, उस पर किसका अधिकार होगा, उस व्यक्ति का अधिकार होगा जिसका वो संपत्ति है, जिसका वो कार है, या उसके भाई बहन या उसके माता पिता का अधिकार होगा। ठीक, और दूसरा क्या है कि उस पर पूरे समाज का तो अधिकार होगा नहीं, उस पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होगा जिसका वो कार है, ठीक, या उसके भाई बहन या माता पिता का अधिकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कोई घर है, कोई घर है, आपका जो घर है या किसी का घर, किसी व्यक्ति का घर है, उस पर जिसका घर है उसका अधिकार होगा, क्या पूरे समाज का अधिकार होगा, नहीं, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा या उसके भाई बहन या परिवार का अधिकार होगा। ठीक, तो इसी प्रकार जैसे कार है, साइकिल है, घर है, किसी ज़मीन का टुकड़ा है, किसी भूमि का टुकड़ा है, वह आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपका अधिकार है, पूरे गांव का अधिकार नहीं होता, उस पर आपका अधिकार। इस तरह के संसाधन को क्या बोलता है, व्यक्तिगत संसाधन बोलता है। मतलब व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या व्यक्ति के कोई परिवार उसका अधिकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है कि व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर दूसरा संसाधन कौन सा है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है कि समुदाय या समाज, वैसा संसाधन जिस पर किसी समाज का अधिकार हो, पूरे समाज का अधिकार हो, पूरी सोसाइटी का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। ठीक, सामुदायिक संसाधन किसे बोलते हैं कि वैसा संसाधन जिन संसाधनों का स्वामी, जिन संसाधनों का मालिक पूरा समुदाय हो या पूरे समाज हो, पूरी कम्युनिटी हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। ठीक, जैसे में क्या हो गया, पार्क हो गया, कोई पार्क है उस पर सभी जा सकते हैं, सभी अपना घूमने के लिए जा सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। ठीक, उस पर किसी का अंकुश नहीं रखता है कोई, मतलब उसे रोकता नहीं है, उस पर सभी का अधिकार होता है, मतलब समाज का सभी आदमी उस पर वहाँ जा सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब टहल सकता है। पार्क जैसे मंदिर मस्जिद हो गया, मंदिर में भी सभी जा सकते हैं जिसका वहाँ अधिकार है। ठीक, सभी का अधिकार होता है, कोई उसे रोकता नहीं है। मस्जिद है, इसी तरह मस्जिद है। ठीक, पार्क है, मंदिर मस्जिद है, उसके बाद खेल का मैदान हो गया, कोई चारागाह हो गया, स्मशान घाट हो गया, इन तरह के संसाधन को सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया। यानी कि वैसा संसाधन जिन संसाधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। न कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस पर किसी समाज का अधिकार होता है, सरकार पूरे समाज का अधिकार उसे सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कोई सरकारी भवन हो गया या समुदाय भवन हो गया, उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, उस गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है। ठीक, कोई भी उस पर अपना कोई काम या बैठ सकता है वहां आकर, इसीलिए कोई सरकारी भवन हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, इन पर सभी का अधिकार होता है। इस तरह के संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो सामुदायिक संसाधन समझ लिया आपने, वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक, पार्क हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया, समुदाय भवन हो गया, इन तरह के संसाधनों को सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया। अब जो तीसरा संसाधन है, कौन सा है, तीसरा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर ही मतलब स्वामित्व के आधार का ही तीसरा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब नेशनल रिसोर्स, कि वैसा संसाधन जिनका स्वामी किसी देश की सरकार या किसी राज्य की सरकार होता है,
वैसा संसाधन जिनका स्वामी किसी देश की सरकार या राज्य की सरकार होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। या किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक, किसी देश में जो उपलब्ध है जो भी संसाधन, वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। किसी देश के अंतर्गत आने वाली सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। या वैसा संसाधन जिन पर राज्य की सरकार या देश की सरकार का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन हो गया, कोई जंगल है, ठीक, उस पर किसका अधिकार होता है? किसी देश के सरकार का अधिकार होता है या उस राज्य के सरकार का अधिकार होता है। ठीक, जंगल किसी पर्सनल व्यक्ति का तो नहीं होता है, वह देश की मतलब वह देश की संपत्ति है। रेलगाड़ियाँ मतलब रेलवे क्या है? देश की मतलब देश का है, देश की संपत्ति है, वह नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। नदियाँ हो गई, यह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक, उसी प्रकार कि जैसे समुद्र में है, समुद्र में क्या होता है कि 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बात को। ठीक, तो क्या कहता है कि राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामी, जिनका मालिक किसी देश की सरकार या उस राज्य की सरकार होता है, वह राज्य का सरकार होता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया वन हो गया, रेलगाड़ियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, इन सभी को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अब आते हैं चौथा संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहता है कि इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी देश की या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, जिन पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। उसका नियंत्रण कौन करता है? जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे WTO हो गया, UNO हो गया, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैश्विक व्यापार संगठन। इन सभी पर किसका अधिकार होता है? वैश्विक व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इन सभी का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर इन सभी का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। ठीक, वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। ठीक, उसका नियंत्रण कौन करता है? वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जो वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक लेवल पर संस्था है, वह संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक, एक लाइन है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता, मतलब किसी देश का अधिकार नहीं होता, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कि कोई देश की सीमा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर, समुद्री सीमा 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर, उससे जो 200 किलोमीटर दूरी के बाद का जो क्षेत्र है, खुले महासागरीय क्षेत्र है, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। 200 किलोमीटर तक ही किसी देश का अधिकार होता है, उसके बाद का क्षेत्र जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसका नियंत्रण करती है। ठीक, जैसे में क्या हो गया? महासागरीय व्यापार हो गया। महासागरीय व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत रखा गया है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं कि क्या है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, उस पर किसी देश का आधिपत्य होता है। मतलब कोई देश है, उससे जो 200 किलोमीटर दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, उसे आप आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। उस देश से जो 200 किलोमीटर दूरी तक का जो क्षेत्र है, वहाँ तक जो क्षेत्र है, उस देश का संसाधन होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन भी बोलते हैं। उस देश का अधिकार होता है। उस 200 किलोमीटर अंदर तक जो आने वाले सभी संसाधन पर उस देश का अधिकार होता है। जैसे मछली पालन हो गया, उस पर कोई खनिज पदार्थ मिल गया, उस पर उस देश का अधिकार होता है। उस पर व्यापार जो होता है, उस पर उस देश का अधिकार होता है। मतलब किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, उस पर किसी देश का अधिकार होता है। उस पर उस देश का अधिकार होता है जिस देश का महासागरीय सीमा है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक,
जिसका क्या उपयोग केवल वही देश करता है जिसका वह अधिकार होता है। ठीक, जैसे में क्या हो गया, परिवहन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनिज लवण कोई प्राप्त हुआ, उन सभी पर उस देश का अधिकार होता है। ठीक, जैसे में कोई, अब हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे में कोई भारत है, हम लोग भारत को ही देख लेते हैं। ठीक, जैसे में भारत है, ठीक, ये भारत है, ये भारत का जो क्षेत्र है, ठीक, यह भारत का क्षेत्र है, इसका यह महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय सीमा है, महासागरीय सीमा है। मान के चलिए यहाँ तक 200 किलोमीटर दूरी है। ठीक, यहाँ 200 किलोमीटर तक की दूरी है, यहाँ 200 किलोमीटर दूरी यहाँ तक आता है। ठीक, भारत का जो सीमा है 200 किलोमीटर दूरी यहाँ तक आता है, 200 किलोमीटर। ठीक, इस पर इस देश का अधिकार हो, इस पर भारत का अधिकार होता है। इसके जो बाद का जो क्षेत्र है, इसके जो बाद का क्षेत्र है, इसके जो बाद का क्षेत्र होता है, जैसे ये जलीय भाग है, इसके जो बाद का क्षेत्र है खुला महासागरीय क्षेत्र, यह खुला महासागरीय जो क्षेत्र है, खुला महासागरीय जो क्षेत्र है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। लेकिन उससे पहले जो 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, यह 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इस पर जो भी संसाधन हो गया, इस पर भारत का अधिकार होता है। ठीक, इसे राष्ट्रीय संसाधन भी बोलते हैं। और 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है, इन संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी कहते हैं। ठीक, इसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और 200 किलोमीटर तक की जो क्षेत्र है, इसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, मतलब जैसे भारत है, भारत से 200 किलोमीटर महासागरीय जो क्षेत्र है, उस पर उसके अंतर्गत आने वाले सभी संसाधनों का उपयोग भारत कर सकता है। लेकिन 200 किलोमीटर बाद का जो क्षेत्र है, उसके बाद का क्षेत्र का संसाधन का उपयोग भारत नहीं कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक, अगर आपको इसका उपयोग करना होगा तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए होंगे आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र क्या है। ठीक, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र क्या है आप समझ लिए होंगे कि वैसा क्षेत्र किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, वह किसी देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं चौथा आधार पर। चौथा आधार क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण का जो चौथा आधार है वह क्या है, कि चौथा आधार क्या है, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर का मतलब हो गया कोई संसाधन कैसे विकसित है, उस आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। पहला जो है संभावित संसाधन, समझते हैं संभावित संसाधन को, मतलब पोटेंशियल रिसोर्स, कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध है, मौजूद है, उसका भंडार है, उसका जो उसकी संभावना है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, वह वहाँ उपलब्ध है, वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की संभावना है, जिसमें उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संभावित संसाधन बोलते हैं। कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन हम लोग पैसों की कमी के वजह से, आर्थिक अभाव के कारण हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संभावित संसाधन बोलते हैं। ठीक, जैसे में हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालयी क्षेत्र का खनिज ऐसा मतलब संसाधन है कि वह संभावना है, हम लोग उपयोग में लाए, आवश्यकताओं को पूरी करने की पूरी संभावना है कि वहाँ खनिज पदार्थ है, लेकिन वहाँ का जो खनन का काम है वो बहुत कठिन है। ठीक, वहाँ खनन का काम जल्दी से नहीं होता है, उसका उपयोग, उसका जो खनन का काम करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसीलिए हिमालय क्षेत्र का खनिज को संभावित संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है राजस्थान व गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा। राजस्थान और गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर हवा भी बहुत अधिक मात्रा में चलता है और वहाँ तापमान भी बहुत अधिक मात्रा में है। अगर वहाँ सोलर पैनल लगाकर हम लोग बिजली अगर उत्पादन करें तो बहुत अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन हो सकता है, लेकिन पैसों की कमी के वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वहाँ उतना अधिक बिजली प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितना कि वहाँ संभावना है। इसीलिए गुजरात व राजस्थान का जो क्षेत्र है संभावित संसाधन के अंतर्गत रखा गया। मतलब
वहाँ जहाँ बहुत अधिक मात्रा में संभावना है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में संसाधन है, ठीक। लेकिन वहाँ पैसों की कमी की वजह से हम लोग उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। अब दूसरा संसाधन क्या है कि विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं, विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण, जिनका सर्वे किया जा चुका है और वर्तमान के तकनीक के आधार पर, वर्तमान टेक्नोलॉजी के आधार पर उसका उपयोग भी पूर्णतः किया जा सकता है। मतलब वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान में जो तकनीक है, उसके आधार पर हम लोग उसका उपयोग भी पूर्णतः कर पा रहे हैं, ठीक। पूरे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं कि जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है कि कहीं कोई जगह पर कितना अधिक मात्रा में संसाधन है, या कोई कोयला को ले लीजिए, कहाँ कितने मात्रा में कोयला है, इसकी क्वालिटी क्या है, किसी संसाधन की क्वालिटी कितना है, वो कितने मात्रा में वहाँ पर भंडार है, ठीक। उनका सर्वे किया जा चुका है और वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान में जो तकनीक है, उस आधार पर हम लोग उसके पूरे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन बोलते हैं। जैसे में हो गया कोयला, जैसे भारत में कहाँ कहाँ कोयला है, कितने मात्रा में कोयला है, किस क्वालिटी का कोयला है, ठीक। उसका सर्वे हो चुका है, कोयला का सर्वे हो चुका है, कहाँ कहाँ कितना मात्रा में कोयला है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन बोलेंगे कि कहाँ कितना मात्रा में कोयला है, इसका सर्वेक्षण हो चुका है। वर्तमान आधार पर जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उस आधार पर कोयले का हम लोग खनन कर सकते हैं, ठीक। उसे क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन बोलते हैं। कोयला को हम लोग कहाँ कहाँ मतलब वर्तमान तकनीक के आधार पर भी खनन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कितने मात्रा में कोयला है, यह सर्वे हो चुका है। जैसे कर्नाटक का सोना है, कर्नाटक में जो है सोने का भंडार है, तो वहाँ वर्तमान तकनीक के आधार पर वहाँ सोने का खनन का काम चल रहा है, सोने का खनन का काम चल रहा है, और कितने मात्रा में वहाँ भंडार है, इन सभी का सर्वे हो चुका है। तो इसे क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो तीसरा जो आधार है भंडार संसाधन। तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। भंडार संसाधन वे संसाधन होते हैं, ठीक। भंडार संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें पता है, ठीक, कि अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जिनके बारे में हमें पता है कि बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। लेकिन क्या है कि तकनीक की कमी के वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी के वजह से हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भंडार संसाधन बोलते हैं। भंडार संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि यह अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के वजह से, मतलब तकनीक की कमी के वजह से हम इनका उपयोग नहीं कर पाते, हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भंडार संसाधन बोलते हैं, ठीक। यह वे संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, लेकिन तकनीक की कमी के वजह से हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी की कमी के वजह से हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसे हम लोग भंडार संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। जैसे जल है, जल एक ऐसा संसाधन है, ठीक, जिनकी जो संभावना है कि हमारी आवश्यकताओं को भविष्य में ये हमारी आवश्यकताओं को बहुत पूर्ति कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के वजह से, तकनीक की कमी के वजह से हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना है, ठीक। हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग संसाधन है, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग संसाधन है, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना है। हमारी पृथ्वी में जल की तो अपार भंडार है। हमें पता है कि पृथ्वी का जो 3/4 में पानी ही है, जल ही है, और 1/4 में भूमि है, मतलब बहुत मात्रा में जल है। अगर हम टेक्नोलॉजी लगाकर इनका उपयोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने में लगाएं, तो हमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मात्रा में प्राप्त होगा। हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग गाड़ियों में डालकर उसे भविष्य में चला सकते हैं, ठीक।
ये बहुत अच्छे मात्रा में संसाधन मिल जाएगा हम लोगों को। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन तो हम लोग सांस लेते हैं और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल का हम अगर दोनों का अलग करने में सफल हो जाए तो हमें बहुत अधिक मात्रा में संसाधन प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार कि जल एक ऐसा संसाधन है कि हमें पता है कि भविष्य में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के वजह से हम इनका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, बहुत अधिक मात्रा में हम इनको अलग नहीं कर पा रहे। तो इसी कारण यह एक भंडार संसाधन के अंतर्गत रखा गया। मतलब जल का बहुत अधिक मात्रा में भंडार है, इसका उपयोग भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम लोग जल का बहुत अधिक मात्रा में दोनों का अलग नहीं कर पाते, इसीलिए जल एक भंडार संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, और चौथा जो है संचित कोष संसाधन। ठीक, रिजर्व फंड रिसोर्स, संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन हम उन संसाधनों को कहेंगे जिनको हमने संचित करके रखा है, इकट्ठा करके रखा हुआ है। संचित कोष संसाधन हम उन संसाधन को कहते हैं जिनको हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, संचित करके रखा हुआ है। लेकिन क्या है कि जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम इनका उपयोग करेंगे। ठीक, जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम इनका उपयोग करेंगे। उसे क्या बोलते हैं? संचित कोष संसाधन बोलते हैं। संचित कोष संसाधन वे संसाधन होते हैं, संचित कोष संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, संचित करके रखा हुआ है। जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम भविष्य में तब तब इसका उपयोग करेंगे, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे में नदी में बनाया गया बांध है, जैसे कोई बड़ी नदी है, उसमें नदी में बांध बना गया, उसका जल संचित करके रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ, बहुत अधिक मात्रा में संचित करके रखा हुआ है। जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम इनका उपयोग करेंगे। जैसे किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ी, ठीक, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ी, हम नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी को पहुँचाते हैं। बांध बनाकर नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी को पहुँचाते हैं, जिससे सिंचाई हो जाती है और जल भी संरक्षण हो जाता है। और उसके बाद दूसरा उपयोग क्या करते हैं कि पानी से जो बिजली बनाते हैं हम लोग, पंखी लगाकर टरबाइन को जो घुमाकर बिजली बनाते हैं, पानी से जो बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसी नदी में बांध बनाकर किसी पानी को संचित करके रखा जा सकता है और जब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना नहरों के माध्यम से और पानी से जो बिजली उत्पन्न करना, उन सभी संसाधनों को हम लोग संचित कोष संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नदी में बांध बनाकर हम इनका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोगों का मतलब संसाधनों का जो वर्गीकरण है, सभी संसाधनों का वर्गीकरण मतलब अच्छे से हो चुका है। ठीक, जैसे में संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। ठीक, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संसाधन, जैसे एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को निम्न 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और संचित और विकास की स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी दो आधार पर बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी 2 आधार पर बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया: संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक, जैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो सजीव होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक, और उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या उसके परिवार का अधिकार होता है। जैसे में हो गया घर, गाड़ी हो गया, इन सभी को, कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, इन सभी को व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे में पार्क हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, ठीक, खेल का मैदान हो गया, इन सभी को सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होता है किसी देश के अंतर्गत आने वाले उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। ठीक, जैसे में क्या हो गया,
200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र के अंतर्गत सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। जैसे WTO हो गया, UNO हो गया, इन सभी का अधिकार होता है। ठीक, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे में महासागरीय व्यापार। और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या संसाधन कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग भविष्य में कर सकते हैं, जिनका उपयोग करने की पूरी संभावना है। ठीक, उसका उपयोग करने के मानव को पूरी संभावना है, लेकिन पैसों की कमी के वजह से हम लोग इनका उपयोग नहीं कर पाते, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वे हो चुका है कि कहाँ कितने मात्रा में संसाधन है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक, और वर्तमान तकनीक के आधार पर उसका उपयोग भी हो सकता है, उसे विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, जैसे में कोयला हो गया, ठीक, सोना हो गया, मतलब खनिज पदार्थ। उसके बाद तीसरा जो है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भविष्य में उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन आर्थिक टेक्नोलॉजी की कमी के वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, H2O। ठीक, दोनों को अलग करके भविष्य में उपयोग करने की पूरी संभावना है। ठीक, चौथा हो गया संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम लोग संचित करके रखते हैं, किसी संसाधन को संचित करके रखते हैं, लेकिन उनका उपयोग ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है। जैसे में नदी में बनाया गया बांध, वहाँ पानी को संचित करके रखा जाता है, जब जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब तब हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे में किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाना हो गया। ठीक, उससे नहरों के माध्यम से सिंचाई भी हो जाती है और जल जो संचित होकर रखता है उससे बिजली भी बना सकते हैं। इन सभी को हम लोग संचित कोष संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो संसाधनों का वर्गीकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हम लोग और समझते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन सा संसाधन, कोई एक संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कौन सा संसाधन होगा, उपयोगिता के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोयला। ठीक, कोयला जो है, कोयला एक खनिज पदार्थ है। कोयला जो एक संसाधन है, यह संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कौन सा होगा, जैव होगा या अजैव होगा। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय होगा या अनवीकरणीय होगा। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत होगा या सामुदायिक होगा या राष्ट्रीय होगा या अंतर्राष्ट्रीय होगा। और विकास की स्थिति के आधार पर संभव्य होगा या विकसित होगा या भंडार होगा या संचित कोष होगा। इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, जैसे कोयला हो गया कि कोयला जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है। ठीक, कोयला यह तो निर्जीव है, इसमें जान नहीं होती है, मतलब यह अजैव संसाधन है। या उपयोगिता के आधार पर कोयला क्या होगा, नवीकरणीय होगा या अनवीकरणीय होगा। कोयला का उपयोग अगर हम लोग एक बार कर लिए, ठीक, कोयला का उपयोग हम लोग एक बार कर लिए तो उसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर पाते हैं। ठीक, मतलब यह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तीसरा जो स्वामित्व के आधार पर है, व्यक्तिगत होगा या सामुदायिक होगा या राष्ट्रीय होगा या अंतर्राष्ट्रीय संस्था। कोयला क्या है, राष्ट्रीय संसाधन होगा। क्यों? क्योंकि यह देश के अंतर्गत आने वाली संसाधन है। ठीक, और चौथा क्या है, विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर कोयला कौन सा संसाधन होगा, संभव्य होगा या विकसित होगा या भंडार संसाधन होगा या संचित कोष संसाधन होगा। मतलब यह एक विकसित संसाधन है, क्योंकि कोयला का सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वे हो चुका है कि कितने मात्रा में कोयला है, और वर्तमान तकनीक के आधार पर कोयला का उपयोग भी होता है, कोयला का खनन भी होता है। तो कोयला इसके आधार पर व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक, विकसित संसाधन है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग जरूर दें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन जैव संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन जैव संसाधन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया आप लोगों को। ठीक, पेड़ होगा या जीव जंतु होगा या मक्खी होगा या हवा होगा। इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप लोगों को यह मतलब क्लास अच्छी लगे तो बहुत आसान सा सवाल है, मतलब आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक।